देखिए आईपीसी आपका सेक्शन 99 शुरू किया गया था। फिर एक बार इसकी भूमिका बांधी जाए तब आपका इसको पढ़ाया जाए। देखिए आपका क्वेश्चन भी आपका बनता है। मैंने कई आपका कल बताया गया था कि समस्यात्मक क्वेश्चन भी आपका मेंस में भी बना है और प्री में भी आपका क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी बनता है। क्वेश्चन का मॉडल ये है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता या प्राइवेट प्रतिरक्षा या प्राइवेट डिफेंस की सीमा का उल्लेख करिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रचंड होते हुए भी सीमा सहित है और इसकी सीमा सेक्शन 99 में दी गई है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी या बॉडी के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज करे तो यह उसे माने यह उसके ऊपर यह 99 सीमा लगाती है कि आप इस सीमा का पालन करते हुए ही अप शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करिए। यानी कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रचंड है उस प्रचंडता पर आघात करती है, उस प्रचंडता को सीमित करती है, उस प्रचंडता को लिमिट में रखती है और लिमिट में रखने वाली धारा आपका 99 है। तो 99 को पहले फिर एक बार तोड़ा जाए। 99 आपका जो धारा है वह सर हेनरी मेन के कोटेशन पर कुछ हद तक आधारित है। तो अभी हम फिर आपका सर हेनरी मेन का कल बताए थे, फिर आपका कोटेशन बताएंगे। लेकिन पहले 99 में आपका 4 पैराग्राफ हैं, खंड नहीं 4 पैराग्राफ दिए गए हैं। अब इसको कैसे पढ़ना है पैराग्राफ को ये पहले देखिए। आपका फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, फिर फोर्थ पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ आप जब भी पढ़िए तो एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट को जोड़कर पढ़िए। सेकंड पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो स्पष्टीकरण सेकंड को जोड़कर पढ़ेंगे और जब थर्ड पढ़ेंगे और पैराग्राफ 4 पढ़ेंगे तो इसी के साथ आपका जो विद्वान सर हेनरी मेन है उनका कोटेशन पहले पढ़ेंगे और तब आपका तीसरा और चौथा आपका पैराग्राफ पढ़ना है। तो पहले सर हेनरी मेन का जो 4 बातें हैं जान लीजिए। पहली बात यह है कि भाई राज्य का ये कर्तव्य है कि वह लोगों के जान और माल की सुरक्षा करे। ये प्राथमिक कर्तव्य है। राज्य सक्षम है, करता भी है। फिर जहाँ राज्य की सहायता उपलब्ध हो सकती है वहाँ राज्य की सहायता आप संपत्ति और शरीर की प्रतिरक्षा के लिए लीजिए। और जहाँ राज्य की सहायता उपलब्ध नहीं होती, यानी कि जहाँ पुलिस आपकी सुरक्षा में उपलब्ध नहीं है सामान्य भाषा में, वहाँ आप अपने शरीर और दूसरों के शरीर, अपने संपत्ति और दूसरों की संपत्ति के लिए वह सब कुछ कर सकते हैं जो रक्षा के लिए आवश्यक है। और अंतिम पॉइंट आपका कि उतना ही बल का प्रयोग करिए, उतना ही डैमेज करिए जितना कि आक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है। यानी कि कारित और निवारित अपहानि में एक अनुपात होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी प्रतिरक्षा कर रहे हैं, आप आक्रमण नहीं कर रहे। अतः आप अपने बचाव में उस सीमा तक ही बल का प्रयोग करिए जिस सीमा तक आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप अपने बचाव में सीमा को पार कर गए तो और सीमा को पार करके किसी की हत्या कर देते हैं तो क्या परिणाम होगा?
तो ये परिणाम जाएगा आपका सेक्शन 300 में। यानी कि जब भी 99 पढ़िएगा तो एक सेक्शन और हल्का सा देखना पड़ेगा, हम बताएंगे। और वह कौन सा सेक्शन होगा? 300 कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा का क्या किया गया है? वायलेशन। अब एक एक करके आइए, पहले आपका देखा जाए फर्स्ट खंड। फर्स्ट खंड देखिए क्या कहता है। फर्स्ट खंड ये कहता है कि अगर, पहला लाइन देखिए, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट कार्य कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक। लोक सेवक का मतलब ये हुआ कि आईपीसी की धारा 21 में दिया गया लोक सेवक। यानी कि अगर आईपीसी की धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है उनमें से कोई पब्लिक सर्वेंट कार्य कर रहा है और उसका कार्य लॉफुल है, यानी कि विधिपूर्ण है, यानी कि वैलिड है या कानून के अनुसार है, तो पहला नियम ये जानना है कि ऐसी दशा में किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। फिर एक बार इसको देखिए, थोड़ा घुमावदार ये धारा है, आपका तोड़ तोड़ कर ही पढ़ा जाएगा। पहला नियम ये निकालना है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य कर रहा है और ऐसे वह कार्य कानूनन सही है, वैलिड है, तो ऐसी दशा में किसी भी व्यक्ति को उस लोक सेवक के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे उदाहरण 2-3 समझिए। पहला उदाहरण ये है कि न्यायालय के आदेश से जल्लाद एक कैदी को फांसी पर लटकाने जा रहा है। अगर कैदी जल्लाद को मार दे और ये कहे कि इस जल्लाद से मुझे जान का खतरा था, तो जल्लाद को कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक नहीं होगा। क्यों? माने आपका जो अभियुक्त है उसको कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक नहीं होगा, क्योंकि जल्लाद जो कार्य कर रहा है वह कानूनन सही है, कानूनन वैध है। इसका मतलब ये हुआ एक लाइन में कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य कर रहा है, वह कानून के अनुसार कार्य है, तो चाहे मृत्यु का भय हो किसी को उस कार्य से या घोर उपहत का भय हो, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। पहला उदाहरण मैं फिर बता रहा हूँ, इसको फिर एक दो उदाहरण बताऊंगा। पहला उदाहरण सबसे सटीक आपका है कानून के पालन में, कि आपका कह सकते हैं कि जल्लाद का न्यायालय ने निर्णय दिया। एक जल्लाद एक अपराधी को फांसी पर लटकाने जा रहा है और अपराधी जल्लाद की हत्या कर देता है और ये कहता है कि इस जल्लाद से मुझे मृत्यु का भय था, मुझे फांसी पर लटकाने आ रहा था, तो ऐसे अपराधी को अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि जो जल्लाद कार्य कर रहा था वह वैलिड था। वैलिड यानी कि विधिपूर्ण था, यानी कि कानून का पालन करते हुए कर रहा था। दूसरा उदाहरण देखिए इसमें। दूसरा उदाहरण जो आपको कवर करना है वह आपका गिरफ्तारी पर करना है। न्यायालय ने एक पुलिस वाले के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। पुलिस वाला गिरफ्तार करने व्यक्ति को गया है और पुलिस वाले पर लोग हमला कर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक है। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कार्य कर रहा है, उसका कार्य वैलिड है, विधिपूर्ण है, यानी कि अवैध नहीं है बल्कि क्या है, वैध है, तो ऐसे कार्य के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। दो सटीक उदाहरण बताए गए, एक गिरफ्तारी वाला और दूसरा कौन वाला? जल्लाद।
अब आइए दूसरा देखिए शब्द इसमें पकड़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो प्रथम पैराग्राफ का लास्ट लाइन थोड़ा देखिए कि भले ही वह कार्य, हाँ एक लाइन और भाई, ये जो पब्लिक सर्वेंट कार्य कर रहा है, ये ऑन ड्यूटी कर रहा है, अपने पदाभास में कर रहा है। पदाभास का मतलब कि उसको कानूनन वह कार्य करने का हक था। और दूसरी बात, वह ऑन ड्यूटी कार्य कर रहा था, ऑफ ड्यूटी नहीं। तीसरी बात जो आपको इसमें मैंने पकड़ना है पॉइंट बेयरेक्ट में, वह पॉइंट आपका प्रथम पैराग्राफ की लास्ट लाइन से उठाना है कि भले ही वह कार्य जस्टिफाई या न्यायानुमत न हो, यानी कि भले ही वह कार्य सर्वथा न्यायानुमत न हो, इसका मतलब समझा जाता है। देखिए, लोक सेवक जो कार्य करता है उसके कार्यों का बंटवारा हम अभी करेंगे आपका, लेकिन ये जानिए कि अगर कोई लोक सेवक कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहा है और कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए कर रहा है, तो ऐसी दशा में उसके कार्य के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा, पहला लाइन। दूसरा लाइन ये है कि भले ही वह कार्य सर्वथा जस्टिफाई न्यायानुमत न रहा हो, इसी शब्द को थोड़ा पकड़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य सही ढंग से किया जा रहा था, माने लोक सेवक उस कार्य को कर सकता था, लेकिन जो वह ढंग अपनाया, जो वह तरीका अपनाया, वह तरीका गलत था, लेकिन उसको उस कार्य को करने का हक था। यानी कि लोक सेवक अपनी अधिकारिता में कार्य कर रहा था, कार्य वैध ही था, लेकिन जिस तरीके से वह कार्य करना चाहिए उससे भिन्न तरीके से वह कार्य कर रहा था। तो कानून ये कहता है कि फिर भी ऐसे लोक सेवक के खिलाफ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक नहीं होगा, प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर्वथा जस्टिफाई न हो, यानी कि यहाँ प्रक्रिया से संबंधित है। यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए था, पुलिस को अधिकार था गिरफ्तार करने का, लेकिन जो सीआरपीसी में प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया का पालन न करते हुए दूसरी प्रक्रिया के तहत किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो ऐसी दशा में भी ये मान लिया गया है कि लोक सेवक का कार्य सही माना जाएगा और ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि दो बातें आपका अटैक करना है। पहला, लोक सेवक कानूनन कार्य करता था, कानूनन उस कार्य को करने के लिए वह अथराइज था। जिस कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्य कर रहा था, तब भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक किसी को नहीं होगा। और दूसरा, कानूनन उसको शक्ति थी, लेकिन प्रक्रिया जो वह अपनाया उसमें क्या किया, कुछ कमी कर दिया, कुछ दोष था, तो प्रक्रियात्मक दोष को भी कानून क्षम्य मानता है और ये कहता है कि भले ही उसका कार्य कानून की प्रक्रिया के अनुसार न हो, फिर भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा कि नहीं, नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई पब्लिक सर्वेंट कार्य कर रहा है और अपने जुरिडिक्शन से बाहर चला गया है या अवैध कार्य कर रहा है, इलीगल कार्य कर रहा है, विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। अगर कोई लोक सेवक है और लोक सेवक आपका अवैध कार्य कर रहा है, विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है,
तब क्या होगा, ये समस्या है। तो कानून ये कहता है कि अगर लोक सेवक अनलॉफुल एक्ट कर रहा है और उस एक्ट के कारण किसी व्यक्ति को या तो डेथ की आशंका हो गई है या ग्रीवियस हर्ट की, यानी कि लोक सेवक अवैध कार्य कर रहा था, कानूनन उसे शक्ति ही नहीं थी उस कार्य को करने की, अपनी अधिकारिता से कहाँ जाकर कार्य कर रहा था, बाहर, यानी कि अल्ट्रा वायरस। और ऐसे कार्य से क्या किसकी आशंका, बैठिए भैया, आइए, ऐसे कार्य से, बैठिए इधर आके बैठिए कहीं, देख, बैठने दीजिए। ऐसे कार्य से, फिर एक बार देखिए, लोक सेवक अल्ट्रा वायरस कार्य कर रहा था, अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा था, कानूनन उसे उस कार्य को करने का जुरिडिक्शन नहीं था, तब क्या समस्या ये आती है कि क्या अवैध कार्यों के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा कि नहीं होगा, लेकिन कब, तो दो ही पॉइंट याद रखना है। यदि लोक सेवक के उस कार्य से किसकी आशंका हो गई हो, या तो मृत्यु की या घोर उपहत की, जैसे कि आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई कार्य पुलिस कर ही नहीं सकती थी, वह कार्य पुलिस कर रही है, और उस कार्य से आपको या तो मृत्यु की आशंका हो गई या घोर उपहत की, तो कानून ये कहता है कि आप पुलिस को जान से मार कर भी अपने को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन उसका कार्य कानून से कहाँ जाकर किया जा रहा है, बाहर। फिर एक बार इस पॉइंट को समझिए, आसान नहीं है ना तो समझाना ना समझना। बेयर एक्ट इतना उलझाऊ दिया है कि न तो समझना आसान है न समझाना। फिर एक बार बंटवारा कर लिया जाए। अगर कोई पब्लिक, लास्ट लाइन हम बंटवारा कर रहे हैं, तब आपका भी बंटवारा और करना है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वह अप माने अपने अधिकारिता के अंदर कार्य कर रहा है, अपने पदाभास में कार्य कर रहा है और अधिकारिता के अंदर है, माने वह कार्य वह कानूनन करने की क्या रखता है, क्षमता। अगर वह कार्य वह कर रहा है तो भले किसी व्यक्ति को उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहत की आशंका हो, लोक सेवक के विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रक्रिया के तहत पब्लिक सर्वेंट द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, अगर पब्लिक सर्वेंट उस प्रक्रिया का वायलेशन करके कार्य कर रहा है, लेकिन वह कार्य करने का उसे कानूनन हक था, बस प्रक्रिया का क्या किया, प्रोसीजर का वायलेशन, तो फिर भी ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आइए, कोई पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा है और वह एक्ट पूरी तरह उसके जुरिडिक्शन से बाहर है, यानी कि लोक सेवक वह कार्य कानूनन कर ही नहीं सकता, तो ऐसी दशा में व्यक्तियों को ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा, लेकिन कब, जबकि ऐसे कार्य से क्या आशंका उत्पन्न हो जाए लोगों को, या तो मृत्यु की आशंका या किसकी आशंका, घोर उपहत। इसी के साथ आपका एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट जोड़ना है भाई। देखिए आगे, अभी हम फिर बंटवारा करेंगे, वारंट पर बंटवारा किया जाता है। इसी के साथ आपका स्पष्टीकरण फर्स्ट जोड़ना है। फर्स्ट ये कहता है आपका कि यदि कोई व्यक्ति आपका कार्य, अगर कोई लोक सेवक कार्य कर रहा है और उसके कार्य से मृत्यु या घोर उपहत की आशंका हो गई है, भले वह अपने अधिकारिता के अंदर कार्य कर रहा है या अधिकारिता के बाहर,
अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह लोक सेवक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। इसका मतलब एक उदाहरण से अच्छा समझिए। आपका लेक्चर की ये जो लाइन है, ये भले कम समझ में आए, एक उदाहरण से थोड़ा समझिए, तब फिर हम इसको बताते हैं। उदाहरण ये है कि भाई एक पुलिस पार्टी आपका रात का माहौल है, गांव में पहुंची और गांव में ये हल्ला हो गया कि डकैत आ गए हैं, डकैत आ गए हैं। तो यहाँ पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह बताए लोगों से कि मैं डकैत नहीं हूँ, बल्कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, पुलिस हूँ। लोग ये समझे कि डकैत आ गए हैं, पुलिस को घेर कर मारने लगे, गोली चलाने लगे और 2-3 पुलिस वाले मर गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो अगर गांव वाले ये नहीं जानते थे कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, तो ऐसी दशा में पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध भी उन्हें प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या मिलेगा? हक। अतः पब्लिक सर्वेंट को या तो बता देना चाहिए या कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम पुलिस वाले हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि रात का माहौल है, अब 5-6 पुलिस वाले सादे ड्रेस में गांव में घुस गए हथियारों के साथ। गांव के लोगों को ये उचित आशंका हो गई कि ये डकैत आ गए हथियारों के साथ, और गांव के लोगों को उचित जब आशंका हो गई तो गांव के लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। तो क्या ऐसे गांव के लोगों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट। अतः लोक सेवक को ये बताना चाहिए कार्य करते समय कि मैं क्या हूँ, लोक सेवक। तब नहीं, अगर वही पुलिस वाले कह देते कि हम डकैत नहीं है बल्कि क्या है, पुलिस वाले हैं, तब भाई मामला दूसरा रहता। अगला नियम देखिए। जहाँ तक आपका पहले नियम की बात है, मुख्य रूप से ये जो विवाद उत्पन्न होता है वारंट के एग्जीक्यूशन पर होता है, वारंट के निष्पादन पर होता है। तो हम वारंट को 4 भागों में बांटते हैं। अब अगला नियम अभी देखिए। यानी कि मुख्य विवाद आपका जो उत्पन्न होता है, वह जो लोक सेवक वारंट को लागू कराता है, तो वारंट को आपका 4 भागों में बांट कर पढ़ना है और इसी में एक दो को रिलेट करके क्वेश्चन भी निकालना है। देखिए आपका पहला नियम ये है कि यदि न्यायालय ने किसी पुलिस वाले के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और पुलिस वाले ने उस वारंट का पुलिस वाला पालन करा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने किसी कह सकते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, लेकिन वह वारंट में कुछ मिस्टेक था, कुछ त्रुटि थी, या वह वारंट अनियमित था, इरेगुलर था। तो पिछली बार आपका 2015 में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 2-3 मॉडल सीआरपीसी में बनाना पड़ेगा। पहला मॉडल ये पूछा गया था कि एक न्यायाधीश निर्णय सुना दिया, जजमेंट सुना दिया, लेकिन हस्ताक्षर करना ही भूल गया। तो ये जो गलती है, ये जो इरेगुलरिटी है, ये जो अनियमितता है, ये जो मिस्टेक है, इस मिस्टेक का क्या इफेक्ट होगा, क्या निर्णय ये अनियमितता निर्णय को दूषित करेगी कि दूषित नहीं करेगी? ये क्वेश्चन 2015 एपीओ में आया था। तो ये जो अनियमितता है निर्णय को दूषित नहीं करेगी, क्योंकि ये केवल प्रोसीजर संबंधी गलती है। इतनी बहुत बड़ी गलती नहीं हो गई, साइन छूट गया, क्योंकि मुख्य पहलू निर्णय सुनाना है, साइन करना नहीं।
और ये गलती क्षम्य होगी सीआरपीसी की धारा 362 में, यानी कि 362। इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन को रिलेट करके देखिए कि एक न्यायाधीश निर्णय लिख चुका था लेकिन सुनाया नहीं था, तो यह निर्णय क्या माना जाएगा। तो उत्तराखंड 2 बार रिपीट कर रहा है कि यह निर्णय क्या माना जाएगा। तो न्यायाधीश की एक ओपिनियन केवल मानी जाएगी, यानी कि न्यायाधीश की क्या मानी जाएगी, केवल राय। ये 2 बार से उत्तराखंड रिपीट कर रहा है। तीसरा ये, अब वारंट वैध था लेकिन आपका कुछ अनियमितता थी। देखिए पहला भाई, माने वारंट, जिस न्यायालय द्वारा वारंट निकाला गया था वह न्यायालय वह वारंट निकालने में सक्षम था, लेकिन न्यायालय द्वारा वारंट निकालते समय कुछ प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक गलती हो गई। तो एक गलती कराइए। मान लीजिए कि न्यायाधीश ने गिरफ्तारी का वारंट निकाला, लेकिन उस न्यायालय की सील या मुद्रा ही छूट गई। यानी कि पुलिस को वारंट तो मिला लेकिन उस वारंट पर क्या नहीं था आपका, कह सकते हैं कि न्यायालय की मुद्रा। तो ये क्वेश्चन 2015 में ऐसा बना है क्वेश्चन कि इसका परिणाम क्या होगा। तो आपका ये जो अनियमितता है ये क्षम्य होगी, एक्सक्यूज होगी, यानी कि ये वारंट सही माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि सीआरपीसी की किस धारा में ये वारंट सही माना जाएगा। यह जो अनियमितता है, यह जो मिस्टेक है, वह मिस्टेक आपका क्षम्य होगा। तो सीआरपीसी की अब धारा चेंज होगी 365। निर्णय वाला हमने हस्ताक्षर का बताया, 2 धारा याद रखे। अगर निर्णय पर साइन वाली बात आएगी तो सीआरपीसी की कौन सी धारा, 362। लेकिन अगर वारंट, समन इत्यादि में कुछ गलती रहेगी तो 362 नहीं, उसके लिए स्पेशल सेक्शन बना है, कौन सा, 365। 365 देख, 400 है ना। देखिए भाई आपका, एक बार देखिए तो ये तो 362 ही है। 465 है भाई। ये जो सेक्शन है 465 है, और ये निर्णय वाला तो सही है 362, 362, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही मामला आपका सीपीसी में, याद रखिए जो लोग जे की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और आपका जो 465 में सीआरपीसी में दिया गया है वही बातें सेम सीपीसी में भी सेक्शन सिविल मामलों में अगर ऐसा है तो सेक्शन 99 सीपीसी का कवर होगा। यानी कि फिर एक बार नए लोग जानिए भाई पुराने, जब आप सीआरपीसी की धारा 465 पढ़िए उसी समय सीपीसी की सिविल मामलों में एक धारा पढ़ लीजिए 99। दोनों का सेम उद्देश्य है कि जो प्रोसीजरल गलतियां होती हैं वह क्षम्य मानी जानी चाहिए। यानी कि साइन छूट गया तो मुद्रा छूट गई, तो ये गलतियां क्या होनी चाहिए, क्षम। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों को, यानी कि तुच्छ गलतियों को आपका कानून इग्नोर करता है। जैसे आईपीसी की धारा 95 आपका विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। तो आगे बढ़िए भाई। तो फिर एक बार इसको तब आगे बढ़ा जाए। यदि वारंट वैध था लेकिन उसमें कुछ वारंट में प्रक्रियात्मक त्रुटि थी और पुलिस उस वारंट का निष्पादन कराने जा रही है, तो ऐसी दशा में किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। भाई भले अनियमितता हो थोड़ा, क्योंकि अधिकारता थी कोर्ट को और वारंट क्या था, सही। दूसरा देखिए, जबकि वारंट ही अवैध है। वारंट अवैध है का मतलब
कि जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था वह उस न्यायालय को वारंट जारी करने की क्षमता ही नहीं थी, यानी कि अल्ट्रा वायरस वारंट था, यानी कि अधिकारिता से वारंट क्या था, बाहर। तो व्यक्ति को हक है कि अगर ऐसे वारंट का निष्पादन करा जाता है जो वार्ड हैं, शून्य हैं, अधिकारिता से क्या है, बाहर, तो वह ऐसे वारंट के विरोध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक रखेगा कि नहीं रखेगा। तीसरा पॉइंट आइए, जहां वारंट ठीक है लेकिन उसके निष्पादन का जो तरीका है वह गलत है। तो मान लीजिए कि न्यायालय ने पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और पुलिस गई गिरफ्तार करने, लेकिन सीआरपीसी में गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया बताई गई है पुलिस वह प्रक्रिया न अपनाकर मनमानी प्रक्रिया अपना रही है। मनमानी का मतलब कि सीआरपीसी का क्या कर दे रही है, उल्लंघन। तो हमने पहले ही बताया कि जो कार्य सही ढंग से किया जा सकता था, अगर पुलिस वाले उसे गलत ढंग से भी करते हैं तो ऐसे कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि पहला पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है कि भले वह लोक सेवक का कार्य क्या न हो, सर्वथा न्यायानुमत न हो। इसका मतलब कि भले लोक सेवक ने प्रक्रिया में फाल्ट किया हो तो ऐसी दशा में भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा कि नहीं, नहीं होगा। और अंतिम आपका माने कह सकते हैं कि ये तो वारंट पर रहा, यानी कि वारंट पर भी मामले पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ा जाए कि अगर अधिकारिता से बाहर वारंट था और ऐसी पुलिस निष्पादन करा रही है और अगर पुलिस के कार्य से किसी व्यक्ति को मृत्यु की आशंका हो गई या किसकी आशंका हो गई, घोर उपहत की, तब उस व्यक्ति को पुलिस के खिलाफ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या होगा, हक। लेकिन सतर्क रहिएगा, सामान्य अपहान की आशंका न हो। किसकी आशंका हो, या तो मृत्यु की या किसकी, घोर उपहत। भाई कठिन है, इसमें शक नहीं है भाई थोड़ा। दूसरा देखिए आपका जो ये पैराग्राफ नंबर सेकंड है, ध्यान से देखिए इसको भी। फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 2 लाइन में ये समाप्त हो जाएगा। जो नियम पैराग्राफ फर्स्ट में आपने पढ़ा वही नियम पैराग्राफ सेकंड में भी चलेगा, बस एक पॉइंट और एक शब्द में अंतर कर लीजिएगा कि पैराग्राफ फर्स्ट में आपका लोक सेवक स्वयं कार्य करता है, यानी कि पब्लिक जो सर्वेंट है अगर स्वयं यह सब कार्य करे तो पैराग्राफ कौन अप्लाई होगा, फर्स्ट। और अगर लोक सेवक स्वयं न कार्य करे, किसी दूसरे को डायरेक्शन दे दे, यानी कि ए मान लीजिए कि लोक सेवक है ए और बी को डायरेक्शन देता है कि हे बी, हमारी ओर से तुम कार्य कर लो, ये कार्य करो, तो जब लोक सेवक के निर्देश में ऐसा कार्य किया जाता है तो पैराग्राफ सेकंड लागू होगा। बस 1 लाइन अंतर जानना है, सभी नियम लगभग वही हैं, कोई अंतर नहीं है। अगर पब्लिक सर्वेंट सेल्फ या स्वयं कार्य करता है तो पैराग्राफ 99 का फर्स्ट काम करेगा, और पब्लिक सर्वेंट स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से कराता है, यानी कि ये लोक सेवक है और किससे कार्य करा रहा है, अपना बी से, तो बी के बारे में भी बी अगर लोक सेवक के निर्देश में कार्य कर रहा है तो जितना अधिकार लोक सेवक को था उतना सभी अधिकार किसको मिल जाएंगे, बी को। लेकिन लोग अगर हाँ अगर बी कार्य कर रहा है, फिर स्पष्टीकरण 2 पर आइए। अगर बी कार्य कर रहा है
लोगों को पता ये नहीं है कि बी लोक सेवक के डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, तो लोगों को बी के खिलाफ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा। तो बी को क्या चाहिए कि कार्य करते समय ये बता दे कि मैं लोक सेवक द्वारा इस कार्य को करने के लिए क्या हूँ, अथराइज हूँ। और लोग कहे कि कहाँ अथराइज हो, तो भाई प्रमाण पत्र लोक सेवक दिया होगा ना कि ये लो लिख पढ़ कर, मौखिक तो चलेगा नहीं। भाई ए ने जब बी को अथराइज किया कि हमारी ओर से कार्य करो, तो लिखित में अधिकार दिया होगा। तो अगर लोग पूछते हैं कि कहाँ अधिकार हैं बताओ, तो जो लिखित प्राधिकार है उसको लोगों को क्या करे, दिखा दे। लेकिन फिर एक बार समझिए, अगर लोग ये नहीं जानते कि इस उदाहरण में भी लोक सेवक के निर्देश में कार्य कर रहा है, तो लोगों को बी के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या होगा, अधिकार। तो जो पैराग्राफ सेकंड था बस निर्देश की बात करता है, और जितनी बातें हैं लगभग सब समान है। अब आइए तीसरा पैराग्राफ देखा जाए। हाँ, दूसरा पैराग्राफ भाई स्पष्टीकरण 2 के साथ पढ़िएगा, मैं बता दिया हूँ, जानकारी थी कि नहीं। तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ भी काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा और चौथा पैराग्राफ सर हेनरी मेन के कोटेशन पर आधारित हैं। तो पहले सर हेनरी मेन का लास्ट 2 कोटेशन देखिए, और उसी पर कौन सा पैराग्राफ पढ़ेंगे, 99 का तीसरा और चौथा। देखिए तीसरा आपका सर हेनरी मेन क्या कहते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति को राज्य की सहायता उपलब्ध हो सकती है, वहाँ व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास टाइम है और इतना समय है कि आप पुलिस की सहायता पा सकते हैं, तो आप स्वयं अपने बचाव के लिए कार्य न करिए, आप पुलिस की सहायता मांगिए। और अगर पुलिस की सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है, तब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या होगा, हक। फिर एक बार 3-4 उदाहरण इसमें सेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक बार देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति को सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का टाइम है, यानी कि लोक प्राधिकारी की सहायता क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है मतलब कि संभावना है, तो वहाँ व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप राज्य की सहायता पाइए और राज्य आपकी क्या करेगा, सुरक्षा। अब यहाँ 3-4 पॉइंट सतर्क रहना है। मान लीजिए कि पुलिस आपकी सुरक्षा में लगी है, तो भाई राज्य की सहायता उपलब्धि है, और जैसे ही आप पर हमला होता है, पुलिस वाले भाग खड़े होते हैं, तब क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि ऐसी दशा में आप स्वयं का बचाव करिए और हमलावरों को ठोक कर कहाँ पहुँचा दीजिए, ऊपर। दूसरा कंडीशन ये आ सकता है कि पुलिस आपकी सहायता में लगी है सुरक्षा में, आप पर हमला होता है, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस मूक दर्शक बनी है तो आप अपना बचाव कर सकते हैं, भले पुलिस आपके साथ क्या है, खड़ी है। तीसरा कंडीशन देखिए क्या आ सकता है, यही महत्वपूर्ण है, तीसरा ही। ये कहा जा रहा है कि यदि लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है, माने प्राप्त हो सकती है, तो आप स्वयं अपनी रक्षा न करिए, आप लोक प्राधिकारी को बुलाइए, पब्लिक अथॉरिटी को बुलाइए, और पब्लिक अथॉरिटी आपकी क्या करेगी, सुरक्षा। यहाँ जो 3-4 बातें आपको गौर करना है। पहली बात ये गौर करना है कि क्या हमले की पूर्व सूचना थी,
यानी कि क्या किसी व्यक्ति पर हमले की पूर्व सूचना थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका संचार माध्यम नहीं है तो जहाँ व्यक्ति हैं और थाने की दूरी क्या है ये भी देखा जाएगा। अगर संचार माध्यम है और थाने को फोन किया जाता है कि आप आइए, लेकिन व्यक्ति देखता है कि पुलिस के आते आते तो हम ही कोई अपराधी मार कर क्या होंगे, फरार हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति को ये लगता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का यदि हम प्रयोग पुलिस को आते आते, माने पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए तो आ सकती है, लेकिन पुलिस को आने में देर हो सकती है और तब तक तो हमारी क्या जा सकती है, जान। तो भाई अब समय कहाँ है, अर्जेंट मामला है। अगर पहले से सूचना हो 10 घंटा पहले से कि हमला होगा, तो आप घर में बैठे रहिए, पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस आएगी और आपकी क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। यहाँ तो चलो ठीक है, आपके पास समय था पब्लिक अथॉरिटी की सहायता मांगने की, आपने मांगा। लेकिन अगर तत्काल हमला हो जाए और थाना मान लीजिए कि दूर है, पुलिस के आते आते तो मार कर क्या करेंगे अपराधी, आपको फरार हो जाएंगे। तो कानून कहता है कि जब लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध हो सकते हैं तो उसको लीजिए, और नहीं हो सकती है तो आपको अपनी सुरक्षा करने का क्या होगा, हक होगा। ये तमाम बातें निर्भर करती, एक नहीं, दूरी भी, समय कितना है ये भी निर्भर करेगा। खतरा एकदम सिर पर सवार था कि थोड़ा बाद में आता, तो भाई अर्जेंट मामला है तो कहाँ से पुलिस को बुलाएंगे। और चौथा आपका ये है कि कारित और निवारित अपहानि में एक अनुपात होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने डिफेंस में उतना ही बल का प्रयोग करिए, उतना ही हमलावर की अपहान करिए जितना डिफेंस के लिए, जितना बचाव के लिए क्या है, आवश्यक। आप उस सीमा का वायलेशन न करिए। ये चौथा खंड है। तो सर हेनरी मेन भी तो यही बता रहे हैं कि कारित और निवारित अपहान में क्या होना चाहिए, एक अनुपात होना चाहिए। यानी कि जो अपहान आप कारित कर रहे हैं और जिस अपहान को रोकने के लिए, जिस नुकसान को रोकने के लिए आपने ये अपहान कारित किया है, ये भी देखिए कि क्या आप सीमा का वायलेशन कर दिए कि नहीं। यानी कि क्या आप अपनी माने जो जितना बचाव के लिए आपको नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्या उसके आगे बढ़ गए। अगर आगे बढ़े हैं, सद्भावना में बढ़े हैं, यानी कि गुड फेथ में, और मृत्यु कारित कर दिए हैं हमलावर की, लेकिन आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का क्या किया है, उल्लंघन, और सद्भावना में आगे बढ़ गए और मृत्यु कारित कर दिए हमलावर की, तो ऐसी दशा में बस कानून ये कहता है कि आप दंडित तो होंगे, लेकिन जो अपराध की कटघरी होगी वह थोड़ा कम हो जाएगी। आपका मामला हत्या में न आकर हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध में आएगा। यानी कि आप 302 आईपीसी के तहत दंडित न होकर 304 के तहत दंडित होंगे। लेकिन ये कब, अब इसी पॉइंट पर आपका 3-4 केस कवर करना है। एक अमजद खां का, एक जयदेव का, भाई 3 केस या 2 केस कम से कम रट कर जाइएगा। एक अमजद खां बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस है। अमजद खां, भाई बात ना करिए भाई, कहाँ से आवाज आ रही है, हाँ नहीं बात ना करिए भाई, क्लास में बाहर जाकर बात किया करिए भाई। फोन ऑन आए तो आप बाहर जाकर भाई बात कर सकते हैं, क्लास में बात करना अलाउ नहीं है। एक बार भाई कह दिया जा रहा है, बार बार नहीं कहा जाएगा।
आप जाकर बाहर बात करिए, कोई रोक टोक नहीं, इतना आपका छूट दी गई है, बाहर निकल जाइए भाई। देखिए आपका, फिर एक बार देखिए, अमजद खां बनाम मध्य प्रदेश राज्य है, पहला केस बहुत लीडिंग केस है, पूछा जाता है। और दूसरा आपका जयदेव सिंह बनाम राज्य का केस है, जयदेव सिंह बनाम राज्य। और तीसरा आपका इसमें केस है पूरन सिंह। तीन केस याद करके जाइए, इसी में से एक पूछा जाता है, अमजद खां का ज्यादा प्रसिद्ध केस है। फिर एक बार देखिए भाई, पहला केस है अमजद खां वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश राज्य। दूसरा जय सिंह, एक सेकेंड भाई, हाँ जयदेव भाई। दूसरा आपका है जय देव सिंह बनाम राज्य। और तीसरा आपका पूरन सिंह। तीनों केस रट कर जाइएगा। वैसे 99% चांस रहता है अमजद खां वाला, लेकिन जयदेव और पूरन सिंह का केस भी महत्वपूर्ण है। दोनों केस, तीनों में एक ही डिसीजन आया, ध्यान समझिए कि वहीं जैसे ही आपका प्री के लिए पकड़िए पॉइंट, जैसे ही स्वर्ण तराजू या सोने का तराजू का उदाहरण आए, तो इन तीन केसों में से एक केस खोजिएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, देखिए, जो व्यक्ति यानी कि ये अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि कोई सोने का तराजू नहीं है कि ये तौले कि कितना बल का प्रयोग करें। अगर ये कुछ कुछ माने आपका पूरा नहीं, कुछ हद तक अपनी सीमा का उल्लंघन भी कर देता है, तो एक कार्य क्या माना जाएगा, स्वर्ण। अब खतरा है तो वहाँ जैसे सोने का तराजू में क्या होता है कि जो एक एक रत्ती रहती हैं, आपका देखे होंगे कि सोना के तराजू पर जो तौल होती हैं, उस तौल में जरा भी अगर हवा भी चली जाए तराजू में, तो इधर का उधर हो जाएगा और हजारों रुपया आगे पीछे हो जाएगा। तो आप देखते होंगे कि एक बॉक्स बना रहता है, सुनार उसमें रखता है सोना, बॉक्स को बंद कर देता है, जब तराजू स्थिर हो जाता है तो कितना माप हुआ ये देखा जाता है। तो अब क्या स्वर्ण तराजू रखा है कि ये अपने बचाव में कितने बल का प्रयोग करे, नहीं। तो प्रत्येक मामले के फैक्ट एंड कंडीशन पर ये डिपेंड करेगा कि कितने बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई निश्चित पैमाना नहीं है, बस ये निश्चित पैमाना नहीं है, प्रत्येक मामले में ये क्या होगा, अलग अलग देखा जाएगा कि खतरा कितना था और आपने उस खतरे को रोकने के लिए कितने बल का प्रयोग किया। तो कानून कहता है कि अगर कोई चाकू उठाकर मार रहा है तो आप शांत न रहिए, आप भी क्या करिए, उसको मार दीजिए। ये जस्टिस होम्स कहते हैं कि चाकू उठा ले तो भागना नहीं है। तो अलग बात है, बताया जाएगा। अब आइए दूसरा कंडीशन देखा जाए, कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। इसको एक चार्ट बना लीजिए तो अलग से भाई, वो चार्ट बनाइए कहीं कापी पर, एक कापी पर एक पन्ना पर लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। लास्ट लाइनें 5-10 मिनट चलेगी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, यही गलती हो रहा है। कब, हाँ लिखे, निम्नलिखित दशाओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ये कहीं अलग से लिखेगा और तो लिखवा ही जाएगा, हो सकता है भाई लिखवाते समय एक दो पॉइंट छूट जाए उस समय, इसीलिए अलग से लिखवाया जा रहा है। पहला ये एक एक करके लिखिए तो, निम्नलिखित दशाओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, माने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
या उपलब्ध नहीं होगा। पहले तो 99 वाला ही लिखवाया जाए तब और बताया जाए। लिखिए, जहां लोक सेवक द्वारा कार्य किया जा रहा हो, जहां लोक सेवक द्वारा कार्य किया जा रहा हो, यानी कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा। दूसरा आप लिखिए, जहां लोक सेवक के निर्देश में कार्य किया जा रहा हो। तब भी उपलब्ध नहीं होगा। तीसरा लिखिए, जहां लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय हो, जहां पब्लिक अथॉरिटी यानी कि लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय हो, यानी कि प्राप्त की जा सकती है। ये जो 3 पॉइंट हमने लिखवाया ये तो सेक्शन 99 में ही है। अगला लिखिए भाई, अचानक लड़ाई झगड़ा, अचानक लड़ाई झगड़ा। अगला लिखिए, जो स्वयं हमले को आमंत्रित करता है, जो स्वयं हमले को आमंत्रित करता है, इसको समझाना है। देखिए आपका ए एक व्यक्ति है और बी से कहता है कि आओ मारो हमें गोली, मारो, आओ मारो। और जब बी मारने आया तो ए बी को ठोक दिया और ए बाद में कह रहा है कि हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या किए, तो ए को उपलब्ध होगा कि नहीं? नहीं। अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, जो स्वयं आक्रमणकारी हो, जो स्वयं आक्रमणकारी हो, अर्थात जिसने पहले हमला किया हो। ये क्वेश्चन मेंस और प्री दोनों में बना था। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बना था, देखिए भाई आपका ए एक चोर है, ये बी के घर में चोरी करने जाता है। बी ए को पकड़ लेता है और बी ए को पकड़ लेता है और ए को मारने लगता है। ए को आशंका हो जाएगी कि बी उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो ए अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते हुए बी को मार देता है जान से। तो क्या ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्वयं आक्रमणकारी हैं, स्वयं हमलावर हैं और हमलावर को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का हक नहीं है। यानी कि दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि बी अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा है, तो बी की प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरोध में ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा कि नहीं? नहीं होगा। ये आपका बेयर एक्ट में नहीं लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किस पर आधारित कंसेप्ट हैं? निर्णयों पर। भाई ये नहीं कि हम अपने मन से बता रहे हैं। और यही क्वेश्चन बार बार इस समय अटैक कर रहा है। और अगर ए बी की हत्या कर देता है तो ए दंड का भागी होगा, क्योंकि ए हमलावर था और हमलावर को, अपराधी को जो आक्रमण किया है उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होता है कि नहीं? नहीं होता। उसको लिखिए, अर्थात करके इसी लाइन में लिखिए, अर्थात तीसरी भाषा में लिखवा रहा हूँ, अर्थात इसी लाइन में लिखेगा,
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। कितने पॉइंट हुए? 7, 6, 6। आपका अचानक लड़ाई झगड़ा भी हो गया जो स्वयं अपकारी है, प्राइवेट प्रतिरक्षा। और लोक सेवक आपका हो गया, लोक सेवक के निर्देश आपका ये। ठीक है भाई, रेस्ट ले लीजिए। तो अब देखिए आपका जो शेड्यूल है